Hi everyone. So our today's topic is vapor pressure of liquid solutions. Liquid solutions क्या होते हैं बच्चे? तो लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है, बेसिकली जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है. सॉल्वेंट इज लिक्विड, उनको हम कह देते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस. अब बात आती है बच्चे वेपर प्रेशर की. वेपर प्रेशर समझने से पहले आप मुझे ना एक बात बताइए. आपने ये देखा होगा कि जब किसी कंटेनर में वाटर होता है, ओपन कंटेनर में, यानी कि जिसका ढक्कन नहीं लगा हुआ, ओपन कंटेनर में वाटर होता है, उसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो वाटर क्या हो जाता है, सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, पानी बचता ही नहीं है कंटेनर में. कंटेनर इज कम्प्लीटली ड्राई. लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर वाटर किसी क्लोज्ड कंटेनर में है, अब मैं इसको क्लोज्ड कर देती हूँ, क्लोज्ड कंटेनर में है, जैसे कि हमारे जो वाटर टैंक्स होते हैं घर पे, उसमें तो वहां पे पानी इवेपोरेट थोड़ी होता है, उसमें उधर पानी इवेपोरेट नहीं होता है, ये हमारा क्लोज्ड कंटेनर हो गया. तो ऐसा क्यों होता है कि ओपन कंटेनर में जो है हमारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, यानी कि वो क्या हुआ, हवा में बदल गया. यही बात हुई. अब सबसे पहले बात समझने की ये है कि हमारा वाटर जो है, वाटर क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है. जब हमने देखा ना कि वो ओपन कंटेनर में क्या हो गया था, वेपर्स में चेंज हो गया था, वाटर हमारा वेपराइज हो गया था. अब सबसे पहले बात समझने की ये है कि जो हमारे लिक्विड्स या फिर जो हमारे सब्सटेंसेस इजीली एट रूम टेम्परेचर वेपर्स में चेंज हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चे, उन्हें हम कह देते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स. उन्हें क्या कह देते हैं बच्चे, वोलेटाइल लिक्विड्स, या फिर सब्सटेंसेस की बात करें तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस. ठीक है. अब अगर वॉलेटिलिटी को समझे सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं डिफाइन करने पे आऊं तो वॉलेटिलिटी कुछ नहीं होती. वॉलेटिलिटी सिंपल ये होती है विलिंगनेस टू एस्केप, विलिंगनेस टू एस्केप होती है. अब कुछ हमारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो इवेपोरेट नहीं करते, वेपर्स में इजीली चेंज नहीं होती. मैंने कहा इजीली चेंज नहीं होते. देखो यार, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, हर चीज को जो इजीली चेंज हो जाती है वेपर्स में उसको हम वॉलेटाइल कह देते हैं, जो इजीली चेंज नहीं होती है उसको नॉन वॉलेटाइल कह देते हैं. वैसे कोई भी चीज नॉन वॉलेटाइल होती ही नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से या टेम्परेचर बढ़ा के या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, वेपर्स में चेंज कर सकते हैं. कोई चीज परफेक्टली नॉन वॉलेटाइल, एक्चुअली कोई चीज परफेक्ट होती ही नहीं है, तो परफेक्ट नॉन वॉलेटाइल का भी कोई मतलब नहीं. लेकिन इस टॉपिक के लिए हम ये समझ रहे हैं जो इजीली चेंज हो जाती है उसको हम वॉलेटाइल कह देते हैं, और जो इजीली चेंज नहीं होती है उसको क्या कह देते हैं बच्चे, उसको कह देते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कह देते हैं. उसको क्या कह देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. अब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चे, जो कि इजीली चेंज नहीं होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जब हम सी वाटर लाते हैं, सी वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. वाटर वेपराइजेस इनटू एयर, गैस में चेंज हो गया वाटर. तो वो वाटर क्या हुआ हमारा, वॉलेटाइल सब्सटेंस. वेयर एज जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट वहीं पड़ा रह जाता है, सॉल्ट वेपराइज नहीं होता है. तो सॉल्ट क्या हो गया हमारा, नॉन वॉलेटाइल हो गया. अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में. अब सवाल ये उठता है कि जो ये हमने वाटर लिया था क्लोज्ड कंटेनर में, तो ये इवेपोरेट क्यों नहीं हुआ, ये वहीं वैसे का वैसा क्यों रहा, या इवेपोरेट भी हो तो मतलब बहुत वैसे का वैसा क्यों रहा, और जबकि जब हमने ओपन कंटेनर लिया था द वेसल इज कम्प्लीटली ड्राई नाउ. वो इसका कारण ये होता है कि जैसे जो हमारा ये वाटर होता है, वाटर वेपराइज तो होता है, वेपर्स में चेंज तो होता है, ये वेपर्स में चेंज हुआ, जैसे वेपर्स में चेंज हो गया. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि वेपर्स जो है हमारे लिक्विड सरफेस से टकरा के क्या होते हैं, लिक्विड में चेंज होते हैं. जब हमारा जो एक गैसियस स्टेट, जो इसके वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हमारा गैसियस यानी कि जो वेपर्स होते हैं वो अगर हमारे इसमें लिक्विड में चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को कह देते हैं बच्चे हम कंडेंसेशन. इसको कह देते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कुछ क्या करते हैं, जो गैस में चेंज हो गए वो तो कंडेंसेशन शो कर रहे हैं, और कुछ जो लिक्विड में है, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में है वो गैस या वेपर में चेंज हो जाते हैं, गैस या वेपर में चेंज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं बच्चे, जो गैस और वेपर में लिक्विड चेंज हो जाते हैं इसको कह देते हैं हम वेपराइजेशन. इसको हम क्या कह देते हैं, वेपराइजेशन.
अब एक स्टेज आती है, इनिशियली तो वही वेपर्स में वेपराइजेशन शो की वाटर ने, हमारे ने वेपराइजेशन शो की, तो एक स्टेज आती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये जो गैशियस मॉलिक्यूल्स थे ये हमारे लिक्विड से टकरा के क्या हो रहे थे, लिक्विड में चेंज हो रहे थे, यानी कि कंडेंसेशन शो कर रहे थे। एक स्टेज ऐसी आएगी, ये प्रोसेस, ये दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन। एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, मैं कंडेंसेशन को C से रिप्रेजेंट कर रही हूं, इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन B से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं। अब जो ये रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है बच्चे, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसे कह देते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ बच्चे कि ये जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हुआ, उसे कह देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जितने वेपर्स बने थे ऊपर, किसके, जो हमने लिक्विड लिया था उसके जितने वेपर्स बने थे, वो वेपर एट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, माइंडेड मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूं। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में जो वेपर्स बने थे उसका कंटेनर के अंदर, उनका कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है वो कहलाता है वेपर प्रेशर। वो क्या कहलाता है मेरा बच्चा, वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी कि कोई भी प्रेशर हम वेपर प्रेशर नहीं ले सकते, हमें सिर्फ वही प्रेशर लेना है गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ में। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में एग्जिस्ट करता है। कहाँ किस में एग्जिस्ट करता है, क्लोज्ड सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, क्लोज्ड सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। आ गई बात समझ में इतनी आपको। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओपन कंटेनर में क्या था कि वेपर्स जो थे वो एयर में चले जा रहे थे, वो एयर में मिक्स हो रहे थे, तो वहां पे वो क्या हो रहे थे, वेपराइजेशन तो हो रहा था, कंडेंसेशन होने का टाइम मतलब जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो जैसे प्रोडक्ट साइड से हटा रहे हैं, तो ये हो जाता है। और जो लिक्विड सोल्यूशंस है बच्चे वो 3 तरह के हो सकते हैं कि गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। जो हमने गैस इन लिक्विड था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, जिसमें हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा था। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, वो सिर्फ 23 मिनट्स की है। इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, गो एंड विजिट दैट वीडियो, इट इज वेरी हेल्पफुल। और दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है सॉलिड इन लिक्विड, वो भी हम आज ही पढ़ेंगे। अब बच्चे जैसे अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ये हम पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, एक क्लोज्ड कंटेनर लिया और उस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स डाल दिए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। वॉलेटाइल लिक्विड मैं बता चुकी हूं क्या होता है, ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो इजीली वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब जो वेपर्स बनेंगे ओवर द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन, वो किसके बनेंगे, हमारे ए कंपोनेंट के भी बनेंगे और बी कंपोनेंट के भी बनेंगे, क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल है। आगे बात समझ में। तो हमारा एक लॉ होता है, वो लॉ क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये क्या कहता है बच्चे, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बताऊं आपको सिंपल वर्ड्स में, ये कहता है कि अगर हमारा सोल्यूशन है तो उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वो ऑल द कंटेनर्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन होगा। यानी कि अगर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि मैं इस पिंक वाले को कह देती हूँ कि ए कंपोनेंट है और इस डार्क ग्रीन को कह देती हूँ बी कंपोनेंट है, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, इसके इक्वल होगा। अब बात आती है बच्चे कि जो ये है, ये पार्शियल प्रेशर किसके क्वांटिटेटिवली बात करें तो कितने के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा आता है लॉ, जिसे हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। जैसे कि हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, सिमिलरली गैसेस इन लिक्विड में हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, वैसे ही लिक्विड इन लिक्विड में आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे कि मैं कंपोनेंट ए की बात करती हूँ, कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर इस लिक्विड सोल्यूशन में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, किसका,
कंपोनेंट ए का कितना मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊं तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाती हूं तो यहां पे आता है पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या हो जाता है? पी नॉट ए ये होता है प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। यानी कि अगर मैं इस पूरे कंटेनर में अगर मिक्सचर ना लेके सिर्फ कंपोनेंट ए लेती तो कितना प्रेशर होता? वो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर हो जाता, तो उसके इक्वल हो जाता है कि जो partial pressure of A is the product of vapor pressure of pure component A and the mole fraction of component A in the liquid solution। ये होता है। Similarly, अगर मैं partial pressure of B बताना चाहूं तो वो होता है उसका किसका प्रोडक्ट? प्योर कंपोनेंट का कितना प्रेशर होगा, प्योर कंपोनेंट बी का कितना प्रेशर होगा, और मोल फ्रैक्शन बी का लिक्विड सोल्यूशन में कितना है। अब टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करूंगी? डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? पी ए प्लस पी बी। तो मैं यहां करके दिखा रही हूं आपको कि पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, ये इक्वेशन 2 ले लेती हूँ। पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या रख सकती हूँ? पी को किसके? पी नॉट ए और काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, इसके इक्वल रख सकती हूँ। इज इट क्लियर? अब हमें ये पता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, अब हमारे इस सोल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आ जाता है? उसके मोल फ्रैक्शन का सम आ जाता है 1 के इक्वल। उसके मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल। तो इसको मैं इक्वेशन 3 लेके चलती हूं। अब मैं इक्वेशन 3 से क्या मैं यहां से काई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। काई बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस काई ए। काई रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन। तो मैं इक्वेशन 3 से यहां पे काई बी की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये आ जाएगी 1 माइनस काई ए। तो आपने देखा कि अगर मुझे एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता हो तो मैं पी टोटल फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहां से ये कंक्लूजन निकलता है हमारा। अब अगर मैं एक प्लॉट ड्रॉ करती हूँ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज इनिशियली अगर मैं एक बात के लिए ये लगा के चलती हूँ कि काई ए 1 है। काई ए 1 एक सिचुएशन में हो सकता है कि काई बी एग्जिस्ट ही ना करता हो, यानी कि जो कंपोनेंट है, जो हमारा सोल्यूशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है। तो जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ कंपोनेंट ए की वजह से होगा। सपोज उसका वेपर प्रेशर है इतना, इसको सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से होगा, तो इसको प्योर कंपोनेंट की वजह से तो नॉट लगा देती हूं ऊपर, इसके इक्वल होगा। और अगर काई ए एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये 0 है और काई बी 1 है, इसका मतलब सिर्फ कंपोनेंट बी है, तो उसका वेपर प्रेशर इतना लगा लेती हूं मैं कि अगर जितना भी वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा, प्योर बी की वजह से होगा। अब आपने देखा, अगर मैं सपोज ये करा मैंने कि वेपर प्रेशर प्योर ए का तो मैंने कम लिया है और प्योर बी का ज्यादा लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो भी हमारा कंपोनेंट बी है ना, वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा हमारा वेपर्स में चेंज हो रहा है, इसीलिए उसका प्रेशर ज्यादा है। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा कंपोनेंट बी है वो इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट ए। और अगर इन केस में इसका ज्यादा कर देती और इसका कम कर देती तो वाइस वर्सा हो जाता। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का तो एक लीनियर ग्राफ होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, और ये तब तक होता जाएगा जब तक उसके जो है मोल फ्रैक्शन 0 ना हो जाए। ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का हो जाएगा। आगे इतनी बात आपको समझ में। इसके बाद जब हम ये देखते हैं, जब हमने इसकी बात की थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ये किसके इक्वल? ये भी क्या है? लीनियरिटी का साइन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है ये हमारी भी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो ये वाली हमारी हो जाएगी। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये हमारे पी टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है। और पी टोटल क्या होता है? पी ए प्लस पी बी होता है। अब
बच्चे होता क्या है कि अब हमने ले ली ये जो काई ये था मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सोल्यूशन, कि ए की मोल फ्रैक्शन लिक्विड सोल्यूशन में क्या है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सोल्यूशन पता है तब तो हमारा राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा। लेकिन डाल्टन ने भी एक लॉ दिया था। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मोल फ्रैक्शन हमारी वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक जो हमारी मोल फ्रैक्शन है, अब जैसे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी हमारे वेपर फेज में भी है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज की पता है, वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को मैं सपोज वाई ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई बी ले लेती हूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये हमें पता है तो भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कैसे? तो इसका ये होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और जो टोटल प्रेशर होता है उसका प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली बी क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ बी होता है वो प्रोडक्ट होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द वेपर फेज एंड द टोटल प्रेशर। ये होता है हमारा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई बिलीव सो। अब तक जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें मैंने क्या लिया था, एक कंटेनर था, उसके अंदर 2 वोलेटाइल हमारे कंपोनेंट्स थी। बट व्हाट इफ कि जो हम ये कंटेनर लेते हैं उसमें एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट हो, तो क्या केस होगा? बच्चे सबसे पहले बात ये होती है कि आप ये 1 मिनट के लिए ये लगाओ कि जो ये पिंक वाला जो कंपोनेंट है ये है हमारा नॉन वॉलेटाइल, ये हमारा ये कौन सा कंपोनेंट है, ये नॉन वॉलेटाइल, एंड द ग्रीन वन इज वॉलेटाइल। तो जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, हमारे ग्रीन कंपोनेंट की वजह से होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही वेपर्स में चेंज होगा। हाँ जी। अब अगर सपोज इस कंटेनर में ये पिंक वाला एग्जिस्ट ही ना करता तो इसका जो पूरा का पूरा जो हमारा वेपर प्रेशर होता वो क्या होता, PA0, जो कि अब भी PA0 ही है, इसी के बराबर होता। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बी, ये इसको मैं पिंक वाले को मैं कंपोनेंट बी ले लेती हूं और ये ग्रीन वाले को मैं कंपोनेंट ए ले लेती हूं, और अगर सिर्फ, तो पता क्या होता है कि अगर कंटेनर में सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट होता तो जितना भी वेपर प्रेशर होता वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता किसकी वजह से, हमारे कंपोनेंट ए की वजह से प्रेजेंट होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भी एक ही वजह से ही प्रेजेंट है जब दोनों मिक्स कर दिए जाएं। लेकिन आप देख सकते हो कि जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है इसने एक लेयर बना दी है अपने इस सॉल्यूशंस के सरफेस के ऊपर। दैट्स वाई जो हमारे ए की जितनी कैपेसिटी थी ना वेपर में चेंज होने की वो लिमिट हो जाती है। वो लिमिट होने के कारण क्या होता है कि कम वेपर बना पाता है। तो इसका मतलब आप समझे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक लेयर बना देता है। और वो कितना लोअर होता है बच्चे, कितना पहले वेपर प्रेशर जैसे मान लो कि जितना भी था उससे कम ही होगा। तो जो डिफरेंस होता है कि जो अब है और जितना होना चाहिए था उसमें वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बी लिया या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस सी लिया, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसके किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो बच्चे वे प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और रिलेटिव लोवरिंग ही हुई ना, रिलेटिव क्यों, कंपैरिजन में, कि अगर सिर्फ कंपोनेंट ए होता तो ज्यादा वेपर प्रेशर होता और अब मिक्सचर है तो कम है, तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो ये कौन सी हो गई हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम आने वाली वीडियोज में स्टडी करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इसके बाद बात करते हैं कि हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ।
राउल्स लॉ पढ़ा है अभी, और इससे पहले हमने पढ़ा था गैस एंड लिक्विड के केस में हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ और ये राउल्स लॉ के बीच में क्या मतलब सिमिलैरिटी है, और क्या जो राउल्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। चलो पढ़ते हैं। राउल्स लॉ वर्सेस हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमने किसके केस में पढ़ा था? गैस एंड लिक्विड के केस में पढ़ा था। राउल्स लॉ किसके केस में पढ़ा है? लिक्विड एंड लिक्विड के केस में पढ़ा है। राउल्स लॉ कहता है, राउल्स लॉ एक बात कहता है कि भाई जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का लेट इट बी कंपोनेंट 1, वो किसके इक्वल हो जा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड सोल्यूशन। ये बात कहता है। और हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जिसे उसने कहा था, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? वो भी, ये भी क्या कह रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके जो गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल लिक्विड सोल्यूशन में। यही बात कह रहा था वो भी। लेकिन जो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है राउल्स लॉ में, वो हटा के क्या हो जाता है? पी टोटल के इक्वल हो जाता है। और हेनरीज लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो किस कांस्टेंट के इक्वल होता है? हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो एक तरह से हम ये कह देते हैं कि सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन में डिफर करता है, अदरवाइज जो राउल्स लॉ होता है वो एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का, अगर हम KH को इक्वल मान ले P टोटल के। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है आपको? Vapor pressure of solutions of solids in liquid. This is another subheading given in your NCERT textbook. वैसे ये वाली अब आपको आती है क्योंकि मैंने जितना कराया है ये अब आपके लिए क्लियर होगा। कैसे? अब जैसे सॉलिड मैं ले लेती हूँ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का एग्जांपल आप मुझे बताएंगे। यस, सम ऑफ यू मस्ट हैव थॉट अबाउट सॉल्ट। हाँ जी, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो होता है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। जैसे कि मैं कंटेनर लेती हूँ, क्लोज्ड कंटेनर लूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम वेपर प्रेशर को तभी कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट करते हैं। अब उसमें मैं वाटर ले लेती हूँ, वॉलेटाइल लिक्विड के तौर पे मैं किसे ले लेती हूँ? वाटर को ले लेती हूँ। वॉलेटाइल लिक्विड के केस में मैं वाटर को ले लेती हूँ। अब इसके अंदर जो सॉलिड सॉल्यूट डालेंगे ना, जो नॉन वॉलेटाइल होगा, लेट से जो आपने कहा कि कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं, तो कॉमन सॉल्ट क्या बना देता है? कॉमन सॉल्ट एक लेयर बना देता है, और वो जितना ही इसका होना चाहिए, जितना इसका प्रेशर बनना चाहिए ड्यू टू वाटर, उससे कम बनता है। अगर सिर्फ मैंने अभी बताया ना कि सिर्फ अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट होता तो प्रेशर ज्यादा बनता, लेकिन अब ये इसके आने की वजह से इसने क्या कर दी? लोअरिंग कर दी वेपर प्रेशर में। इसने लोअरिंग कर दी वेपर प्रेशर में। तो क्या हुआ यहाँ पे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है हमारे क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। इतना क्लियर? अब जब कोई चीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स कि मैम आर यू ट्राइंग टू से कि अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल सॉल्ट लिया, अगर मैं 1 मोल सॉल्ट की जगह अदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लेता, जैसे कि शुगर ले लेते, तो 1 मोल शुगर ले लेते तो भी इतना ही, जैसे अगर मैंने यहाँ शुगर ले लिया, शुगर की जगह अगर हम कोई और नॉन वॉलेटाइल अगर हमारा कंपोनेंट होता वो ले लेते, तब भी इतनी लोअरिंग होती। यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे बात समझ में इतनी आपको। अब आगे चल के आपको पता चलेगा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में भी। जो चीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती है सिर्फ और नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को क्या कह देते हैं बच्चे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं बच्चे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। आइए आपको इतनी बात समझ में? वेरी नाइस। अब अगर मैं राउल्स लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो उसकी डेफिनेशन होती है, फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो कि आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने आपको इतना कैपेबल बना दिया है। और वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का
जो प्लॉट था वो भी मैंने आपको ड्रॉ करा दिया। अगर मैं इंडिविजुअली एक का ड्रॉ करके दिखाऊं, ये वेपर प्रेशर लगा लिया मैंने और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट का हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, तो उसका क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इन दोनों के बीच में होती है, मोल फ्रैक्शन के बीच में और पार्शियल प्रेशर के बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में, तो ये इस तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा। So that's all with this topic, and thank you so much and all the best for your future.